तो हे गाइस, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरी इस न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज देवांशु भारद्वाज एंड आई एम सेकंड ईयर बीएससी इन फिजिक्स स्टूडेंट। ठीक है, एसोसिएट स्टूडेंट, बीएससी इन फिजिक्स एसोसिएट स्टूडेंट। सो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा निमोनिया के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज निमोनिया, कॉजेस ऑफ निमोनिया, इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सपोर्टिव केयर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि भैया निमोनिया क्या है ना। तो हाँ, आवाज क्लियरली साउंड आपको आ रही होगी ना मेरी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज निमोनिया। माफी चाहूंगा अगर मेरी राइटिंग जो है थोड़ा सा बेकार हो जाए तो उसकी। तो निमोनिया क्या होता है बताओ। तो निमोनिया ना एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ऑफ द लंग पैरेन्काइमा का। सो लिखेंगे, देखो मैं बताऊंगा भी, नोट्स भी बनवाऊंगा आपके, और आपको साथ ही साथ याद भी करवा दूंगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, आप बस सुनते रहो ध्यान से। तो निमोनिया क्या होता है? निमोनिया इज द इन्फेक्शन कहाँ का? ऑफ अ लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा का। लंग पैरेन्काइमा से क्या समझते हो भैया? देखो, लंग पैरेन्काइमा एक फंक्शनल टिश्यू के नाम से हम जान सकते हैं। फंक्शनल टिश्यू हम बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो रही है, CO2 ले रहे हैं, O2 दे रहे हैं, तो वो जगह हो गई लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, सो निमोनिया जो एक इन्फेक्शन है वो भी कहाँ का है? ऑफ अ लंग पैरेन्काइमा। तो उसकी वजह से क्या होता है? डेट लीड्स टू, क्या होगा बताओ? मैं इसको ना थोड़ा दूसरे पेन से लेता हूँ। डेट लीड्स टू, कैसे क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगी एल्वेलाई में। इन्फ्लामेशन कहाँ पे? ऑफ द एल्वेलाई। और और क्या क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। किस चीज का एक्यूमुलेशन होगा? एक्सुडेट। देखो, एक्सुडेट का मतलब होता है या तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा या फिर पस का एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ। होपफुली मेरी वॉइस जो है आप सब तक अच्छी आ रही हो। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होगा? या तो तुम्हारा फ्लूइड होगा और या फिर तुम्हारा पस होगा। देखो, मैं ना इधर की साइड में नहीं लिखूंगा, ये जो एरिया है ना इधर वाला, इधर की साइड में लिखूंगा ना, वहां पे मेरी वीडियो आ रही है ना, इमेज आ रही है, दैट्स व्हाई। तो इसको अब मैं और आगे बताता हूँ। और क्या होगा यहाँ पे? इन्फ्लामेशन हो रहा है एल्वेलाई में, एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखो, इम्पेयर्ड होगा गैस एक्सचेंज में, जो गैस एक्सचेंज होनी है वो हो नहीं पाएगी। ठीक है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से जो है, मतलब यहाँ पर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, एल्वुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा? छाती में दर्द होगा, सांस फूलने लगेगी और ऑक्सीजन जो है सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये निमोनिया, इसको हम निमोनिया बोलते हैं। अच्छा, एपिडीमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बताओ एपिडीमियोलॉजी क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं हम इसमें एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो रिस्क एज ग्रुप है वो कौन कौन से। ठीक है, तो जो हाई रिस्क ग्रुप है, बताओ कौन कौन से हो गए? हाई रिस्क ग्रुप में तुम्हारा आता है एल्डरली पेशेंट, एल्डरली जो लोग हो गए। ठीक है, देखने को मिलता है ना, जिनकी एज या तो 65 है या फिर 65 से ज्यादा हो गई ईयर्स। तुम्हें चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है, ठीक है, बट सुधार हो जाएगा, इसमें टेंशन ना लो। और किस में देखने को मिलता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है उनमें देखने को मिलता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है। और किन में देखने को मिलता है? और जिनको क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक डिसीज लाइक जैसे तुम्हारा सीओपीडी हो गया। सीओपीडी मतलब
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, तुम्हारा डायबिटीज हो गया, उनमें भी निमोनिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्रोनिक डिसीज जिसको होती है, लाइक जिनको सीओपीडी है या फिर डायबिटीज है, तो उनमें भी ये डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा क्लासिफिकेशन की अगर हम इसमें बात करें, इस चीज की क्लासिफिकेशन छोटा सा टॉपिक है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, बस जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ उसको लिख लेना, आराम से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या आता है? CAP, कैप, फुल फॉर्म बताओ। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है यहाँ पे? दूसरे पेन से लिखो इसके लिए, लिखते हैं। तो देखो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये अकर आउटसाइड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर देखने को मिलता है, ये होता है वहां से अकर, अकर्स आउटसाइड हॉस्पिटल। ठीक है, और और इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है क्या है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म में। मैंने ये इस तरीके से जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेकंड तुम्हारा आता है, बताओ क्या आता है तुम्हारा सेकंड? HAP है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है बताओ, ये कहाँ होता है? देखो जब तुम हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हो, एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, ठीक है, अब तुम्हें हॉस्पिटल में 48 आवर्स या फिर 48 आवर्स से ज्यादा टाइम हो गया और तब तुम्हें ये निमोनिया डिसीज डायग्नोस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन जो है होता है, तो वो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो तुम्हारा होता है सूडोमोना। मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, सूडोमोनास। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो तुम्हारे पास तीसरा है, क्या है तुम्हारे पास? वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, वैप। वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। अब इसमें क्या होता है बताओ? इसमें भी पेंसिल लिखना ताकि अच्छा अच्छा लगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 48 आवर्स अगर हो जाए तब, आफ्टर इंट्यूबेशन, अगर इंट्यूबेशन में पेशेंट है, ठीक है, अब उसे 48 आवर्स से 48 आवर्स से ज्यादा हो जाए तब निमोनिया हो जाए, तो उसे वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, इन इंट्यूबेशन। ठीक है, और चौथा आता है हमारे पास, बताओ, एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया, अच्छा एस्पिरेशन निमोनिया किस वजह से कॉज होता है? एस्पिरेशन से क्या समझ में आ रहा है, मतलब निगलना कुछ है ना, कुछ निगलना, उसका मतलब हो गया एस्पिरेशन। ये कॉज होता है ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ, किस चीज का एस्पिरेशन, या तो गैस्ट्रिक का और या फिर ओरोफेरिंजियल कंटेंट।
तो ये कॉज होता है ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक या फिर ओरोफैरिंजियल कंटेंट। गैस्ट्रिक में क्या आता है तुम्हारे पास, लाइक गैस्ट्रिक में तुम्हारे स्टमक से लाइक तुम्हारा फ्लूइड हो गया, तुम्हारे पास फूड हो गया, तो वो अगर लंग में चले जाए तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आ सकता है ना, तो एस्पिरेशन निमोनिया जो है ये हो सकता है, या फिर ओरोफैरिंजियल का तुम्हारा सलाइवा हो गया, ये सब चीजें तुम्हारी इसमें आती है, ठीक है। अच्छा, अभी कहाँ देखने को मिलता है, कॉमन इन, कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ, ये कॉमन इन एल्कोहलिक या फिर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट में एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट के अंदर जो है तुम्हारा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें अब ईटियोलॉजी कैसे ये बीमारी कॉज हो रही है, कौन कर रहा है इस चीज को कॉज, ध्यान से समझना। एक होता है टिपिकल बैक्टीरिया और एक होता है एटिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है, इसके भी नोट्स बनाते हैं। तो ईटियोलॉजी, ठीक है, या मेरा कैमरा लैग ना कर रहा हो, अगर कैमरा लैग कर रहा होगा, ईटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ईटियोलॉजी में हमारे पास आता है, एक होता है टिपिकल बैक्टीरिया और दूसरा होता है एटिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया में क्या होता है, टिपिकल बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और भाई अगर मैं बात करूं एटिपिकल बैक्टीरिया की, तो एटिपिकल बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल एब्सेंट होगी या फिर सेल वॉल अनयूजुअल होगी। देखो, अनयूजुअल का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे सेल वॉल प्रेजेंट भी होते हैं, कहीं कहीं पे सेल वॉल एब्सेंट भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है। अब दूसरा तरीका हम कैसे समझ सकते हैं देखो, जो एटिपिकल बैक्टीरिया अगर तुम उसे स्टेन करोगे तो उसे स्टेन में जो बड़ी इजीली दिखाई दे जाएगा, एटिपिकल बैक्टीरिया स्टेन में अच्छे से नहीं दिखता। टिपिकल बैक्टीरिया जो है सिंपल मीडियम में इजीली ग्रो कर लेता है, वहीं एटिपिकल बैक्टीरिया जो है उसके लिए स्पेशल मीडियम चाहिए होता है और उसमें इंट्रासेल्युलर ग्रोथ होती है, ठीक है, वो एटिपिकल बैक्टीरिया। इतना ध्यान रखो, बस बात खत्म। अच्छा, आते क्या क्या इसके अंदर, तो अगर हम देखें टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या था, लाइक तुम्हारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और क्या क्या आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, HAEMOPHIPHYLUS, हीमोफिलस, हाँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नहीं यार स्पेलिंग गलत हो रही है लग रहा है, PHILUS, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आप उसे सही कर लेना, हीमोफिलस, HAEMOPHILUS, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हाँ ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, अब ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में तुम्हारे पास क्या था, इकोलाई हो गया। देखो गाइस, राइटिंग थोड़ी सी बेकार है लेकिन इतना है कि समझ में आ जाएगा, नोट्स बननी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इकोलाई हो गया, क्लैप्सिला हो गया, ठीक है। अब मैं देखो इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को समझ में ना आता हो ना वो भी समझ जाएगा मेरी वीडियो देखकर, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। अब दूसरा आता है एटिपिकल बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है बताओ, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसमें आते हैं तुम्हारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया, निमोनिया, और आते हैं क्लेमाइडिया निमोनिया, क्लेमाइडिया निमोनिया, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास वायरल भी आते, वायरल में आते तुम्हारे पास इन्फ्लुएंजा हो गया, SRV हो गया, है ना, तो ये तुम्हारे वायरल में आते, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कि भैया कैसे बीमारी कॉज हो रही है, ठीक है, पैथोजेनेसिस। देखो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, बड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। अब कैसे बीमारी कॉज हो रही है ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे बीमारी कॉज हो रही है, सबसे पहले एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो रही है, अब कैसे हो रही है देखो, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एंट्री या तो एस्पिरेशन के द्वारा हो रही है,
या फिर इंस्पिरेशन के द्वारा हो रही है ना, और या फिर हिमेटोजीनस स्प्रेड, ब्लड के द्वारा फैल रही है। समझ रहे हो? हिमेटो, जस्ट अ मिनट, हिमेटोजीनस स्प्रेड, ब्लड के द्वारा फैल रही है या तो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है, अब जब इसके द्वारा बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तब वहां पे क्या होगी, कॉलोनाइजेशन फॉर्म होगी। कहां पे? ओरोफेरिंग्स पे। कॉलोनाइजेशन होगी और ओरोफेरिंग्स पे, वहां पे कॉलोनीज फॉर्म होगी। अब कॉलोनाइजेशन फॉर्म होने के बाद क्या होगी, क्या होगा? अब देखो, बैक्टीरिया सबसे पहले क्या हुआ, एंट्री करी, एंट्री करने के बाद क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन फॉर्म हुई। अब कॉलोनाइजेशन फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एस्पिरेशन होगा इनटू एल्वेलाई, अब वो चीज एल्वेलाई के अंदर जाएगी, ठीक है। एस्पिरेशन है इनटू एल्वेलाई। अब वो चीज एल्वेलाई के अंदर गई, अब एल्वेलाई के अंदर जाने के बाद क्या होगा, होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, ठीक है। फेलियर ऑफ होस्ट डिफेंस, और होस्ट के डिफेंस में क्या आते, तो आएगा मैक्रोफाज। अब फेलियर हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में आती है तुम्हारे पास साइटोकाइंस, पढ़ा है ना तुम सबने। अब उसके बाद क्या होगा, एल्वेलाई फिल्ड हो जाएगी, किससे? विद एल्वेलाई फिल्ड विद, एल्वेलाई किस चीज से फिल होगी, न्यूट्रोफिल से और फाइब्रिन से। एल्वेलाई जो न्यूट्रोफिल और फाइब्रिन से फिल्ड हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्सोलिडेशन प्लस हाइपोक्सिया। ये प्लस थोड़ा बेकार बना है, प्लस हाइपोक्सिया। देखो, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एल्वेलाई में पानी भर जाना, और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। देखो, साथ साथ नोट्स बना तो बड़े अच्छे नोट्स बनेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में क्या आते हैं तुम्हारे पास, बताओ कौन सा लें। हाँ हाँ हाँ, ये वाला लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर मतलब सिम्टम्स, सिम्टम्स में तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, तुम्हारा हो गया फीवर, हो गया चिल्स, हो गया और फटीग हो गया, और क्या देखने को मिलता है, प्लूराइटिस, चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो गया, और सिम्टम्स में और भी तो चीजें आती हैं, फीवर चिल्स देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिलता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, डिस्पीनिया देखने को मिलता है, डिस्पीनिया और प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है। अब कफ कैसा देखने को मिलेगा, या तो येलो देखने को मिलेगा, फिर ग्रीन स्प्यूटम देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है, और कैसा, या तो येलो और या फिर ग्रीन स्प्यूटम, ठीक है। सीवियर केस में क्या होगा, खतरनाक केस में कंफ्यूजन होगी, और क्या होगा, साइनोसिस, और क्या होगा, बताओ, सेप्सिस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है, ठीक है। ये राइटिंग तो समझ में आ रही ना मेरी, रुक जो मैं मिटा के सही से लिख, क्योंकि ढंग से लिखेंगे तभी तो तुम्हारे नोट्स बनेंगे।
सीवियर केस, ठीक है। कंफ्यूजन, साइनोसिस और सेप्सिस। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे बताओ? कैसे पता लगाएंगे कि कैसे, मतलब ये चीज हो रही है? देखो, डायग्नोसिस सबसे पहले हम करते हैं, या तो इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, हम लैब टेस्ट भी कर सकते हैं, और हम तुम्हारा ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लड कल्चर, है ना। ठीक है। अब हम तुम्हारा देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देंगे। बताओ ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो देखो, ट्रीटमेंट में हम इंपेरिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। इंपेरिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो अगर पेशेंट जो है आउट पेशेंट है, ठीक है, अगर आउट पेशेंट है और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का है, तो देखो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को मैं कैप से डिनोट करूंगा, ठीक है। CAP, कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और आउट पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हम जो है या तो एमोक्सिसिलिन देंगे। यार ये सही से दिख नहीं रहा है ना। तो उस पेशेंट को या तो हम एमोक्सिसिलिन देंगे, और या फिर मैक्रोलिड देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है इन पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हम क्या देंगे? बीटा लैक्टाम दे सकते हैं, प्लस मैक्रोलिड दे सकते हैं, प्लस मैक्रोलिड दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर पेशेंट जो है रैप वाला वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का पेशेंट है, तब उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, जो कि कवर करता है सूडोमोनास को, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, जो कि कवर करता है सूडोमोनास, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हो गया। अब तुम्हारे पास क्या आता है? सपोर्टिव केयर। तो देखो, हम सपोर्टिव केयर में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? देखो, सपोर्टिव केयर में हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं? हम एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, हम वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसके तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन तुम्हारे देखने को मिल सकते हैं, लाइक प्लूरल इफ्यूजन, है ना। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि जो लंग की जो कैविटी होती है ना, आउटर कैविटी, उसमें फ्लूइड भर जाना, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। एम्पाइमा देखने को मिल सकता है। एम्पाइमा, प्लूरल कैविटी में पस भर जाता है। लंग एब्सिसेस देखने को मिल सकते हैं। जो लंग एब्सिसेस है उसमें क्या होता है कि पस फिल्ड कैविटी फॉर्म होने लगती है, ठीक है। पस फिल्ड कैविटी फॉर्म होने लगती है, ठीक है। और ARDS देखने को मिलता है। ARDS की फुल फॉर्म होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
सिंड्रोम। देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में सीवियर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, ठीक है, और वो भी कहां पे, लंग्स में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, सेप्सिस देखने को मिलता है, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, और सेप्सिस से आगे शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन, कैसे हम इस चीज को पहले से ही रोक सकते हैं, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, देखो तो प्रिवेंशन में या तो हम निम्नोकोकल वैक्सीन ले सकते हैं, निम्नोकोकल वैक्सीन यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ले सकते हैं, हम इसमें स्मोकिंग के सेशन भी दे सकते हैं, और हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन कंप्लीट। तो यहाँ पे जो है हमारा निमोनिया खत्म होता है, देख रहे हो, हमने निमोनिया के बारे में इतना सारा और इतनी अच्छी अच्छी चीजें मतलब ढंग से पढ़ी है। मैं बता दूं, हमने पहले निमोनिया के बारे में डेफिनेशन वगैरह उसकी पढ़ी, हमने फिर एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर हमने निमोनिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने निमोनिया की ईटियोलॉजी देखी कि किन किन बैक्टीरिया से निमोनिया कॉज होता है, फिर हमने पैथोजेनेसिस देखी कैसे कैसे बैक्टीरिया बीमारी कॉज कर रहा है निमोनिया की, फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे कि इसमें से हो क्या क्या सकता है, फिर उसके बाद हम डायग्नोसिस देखा कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं, देन ट्रीटमेंट देखा क्या क्या हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर हमने सपोर्टिव केयर देखे क्या क्या इसमें हम सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या दिक्कत क्या क्या हो सकती है इससे, है ना। एंड देन लास्ट में हमने प्रिवेंशन देखा कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है, निमोनिया। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपके नोट्स भी अच्छे से बने होंगे। तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और ऐसी ताकि मेरी पढ़ने की वीडियोस आप देखते रहो, मेरे ब्लॉग्स भी देखते रहो। ओके।